नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तेजस आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। ये हम जो चला रहे हैं वो सीजीपीएससी के विशेष अध्ययन के दृष्टिकोण से आपके क्रैश कोर्स की सीरीज़ लॉन्च की है हमने, जिसके अंतर्गत हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं उसी का एक सीरीज़ में लेक्चर्स आपके दिए जा रहे हैं। चैनल के जो आपका यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें अपलोड हो रही हैं। तो काफ़ी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी के बारे में। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ ले करके आया हूँ या आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो टॉपिक है आपका छत्तीसगढ़ के खनिज यानी मिनरल्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के बारे में जब हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में और प्राकृतिक विभाजन के बारे में जब हमने जाना था, तो छत्तीसगढ़ में किन किन प्रकार के जो आपके आर्कियन शैल समूह की जो चट्टानें हैं, इसके अतिरिक्त आपका धारवाड़ शैल समूह की जो चट्टानें हैं, इसके अतिरिक्त आपका जो कडप्पा शैल समूह की जो चट्टानें हैं, और आपका जो कुछ क्षेत्र जो दक्कन ट्रैप का स्थित है या गोंडवाना शैल समूह की जो चट्टानें हैं, इनके बारे में हमने भूगर्भिक संरचना में जाना था। तो इन भूगर्भिक संरचना के आधार पर जैसी धरातलीय संरचना होगी यानी सतह के नीचे की जो स्थिति है वो जिस प्रकार की होगी, जिस प्रकार की मिट्टी होगी या जिस प्रकार से उसका निर्माण हुआ होगा, उसी प्रकार के खनिज की बहुलता वहाँ पर पाई जाएगी। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, खनिजों का वितरण किस प्रकार से है, क्षेत्रवार हम उनका वितरण देखेंगे, किस क्षेत्र के खनिज किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, राजस्व में उनका क्या योगदान है और क्या क्या उनके बारे में हमें अध्ययन के दृष्टिकोण से या लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है उसको पास करने के दृष्टिकोण से जानना आवश्यक है। तो हम स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के खनिज के बारे में। तो देखते हैं क्या क्या हमारे पास जानकारियां हैं छत्तीसगढ़ के खनिज के बारे में। सबसे पहले आप देख सकते हैं क्या छत्तीसगढ़ में खनिज। तो छत्तीसगढ़ के खनिजों के बारे में सबसे पहले जो आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भिक संरचना है, भूगर्भिक संरचना के बारे में एक लेक्चर हमारा पहले ही आ चुका है, उस लेक्चर से आप पढ़ सकते हैं। लेक्चर से देख के आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना किस प्रकार की है, किस क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें उपस्थित हैं। तो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना उसमें काफ़ी विविधता पाई जाती है। विविधता यानी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, यानी अंतर बहुत अधिक है। तो काफ़ी विविधता होने की वजह से यहाँ पर आपको खनिजों की बहुलता मिलेगी। ठीक है, जो भूगर्भिक संरचना है उसमें काफ़ी विविधता होने की वजह से खनिजों की बहुलता आपको प्राप्त होगी। एक अंदाजे के अनुसार से छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार के 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये कोई निश्चित संख्या नहीं है, एक आपका अंदाजा है कि कितने प्रकार के खनिज, लगभग 28 प्रकार के खनिज जो हैं वो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। फिर आप देख सकते हैं इनमें से 20 प्रकार के जो खनिज हैं, 20 प्रकार के जो खनिज हैं वो उनका खनन आरंभ हो चुका है या पहले से इनका खनन किया जा रहा है। 28 प्रकार के खनिजों में से 20 प्रकार के जो खनिज हैं उनका खनन आरंभ हो चुका है अथवा इनका खनन पूर्व काल से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्ष 2018-19 में क्या राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी जो जीडीपी है आपकी स्टेट की, जिसको हम कहते हैं राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, उसमें स्थिर भावों पर, ये सारी चीज़ें आपको जो समझना है जब जब इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का या फिर हम करंट अफेयर्स में इसको कवर करेंगे या आप इकोनॉमिक्स जब छत्तीसगढ़ का पढ़ेंगे तो उसमें आप ये समझ सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहा जाता है। तो स्थिर भावों पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक में कवर करेंगे। तो फिलहाल आप ये जान लीजिए कि वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें स्थिर भाव में खनिज क्षेत्र का योगदान कितना है, ये है आपका लगभग 27% का, यानी 27% का योगदान 2018-19 के अनुसार से छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पादन में इसका योगदान है। फिर आप देख सकते हैं कि खनिज उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, ये छत्तीसगढ़ आपका 5वें स्थान पर विद्यमान है।
यानी भारत में जितने भी प्रकार के खनिज होते हैं उन खनिजों से कुल जो राजस्व आय प्राप्त होती है या खनिजों का जो योगदान है कुल खनिज उत्पादन में, उनके अनुसार से यदि हम राज्यों के क्रम का निर्धारण करें तो उस क्रम में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर आ रहा है? 5वें स्थान पर आ रहा है। ये उत्पादित होने वाले खनिज या खनित यानी खनन के द्वारा बाहर जो निकाले जा रहे हैं खनिज, उनकी जो मात्रा है उसके अनुसार से हम ये कह रहे हैं, उत्पादन के अनुसार से भारतवर्ष में 5वें स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। इसके बाद आप देख सकते हैं खनिज भंडारण। खनिजों को जब हम पढ़ते हैं तो खनिजों को दो प्रकार से देखा जाता है। पहले तो उनके उत्पादन के अनुसार से, दूसरा हम देखते हैं उनके भंडारण के अनुसार से। तो भंडारण के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। खनिज का जो भंडारण है, भंडारण के दृष्टिकोण से जो छत्तीसगढ़ का स्थान है देश में यानी भारतवर्ष में, वो कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के खनिज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। और आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या फैक्ट्स हैं। हमारे पास ये दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में खनिजों को जो उनकी उपलब्धता है उसके अनुसार से कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो खनिज हैं उनको उनकी उपलब्धता के अनुसार से कितने भागों में बांटा गया। तो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहले आपका आता है मुख्य खनिज। मुख्य खनिजों का जो हिस्सा है वो कितना प्रतिशत का हिस्सा है? 94% का। जो गौण खनिज हैं, गौण अर्थात जो मुख्य नहीं है, जिनका जो योगदान है कुल उत्पादन में वो बहुत ही कम है, तो ऐसे खनिजों को हम बोलते हैं गौण खनिज। तो बचे हुए जो 6% का हिस्सा है वो किनका है? गौण खनिजों का हिस्सा है। अब मुख्य खनिजों में कौन कौन से खनिज मुख्य रूप से पाए जाते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं आपके लिए और जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य खनिज जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से खनिज हैं। मुख्य खनिजों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कोयला। कोयले को हम काला हीरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कोयला जो है इसका उत्पादन सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में, यानी छत्तीसगढ़ में उत्पादित जो कुल खनिज है उसमें सर्वाधिक जो हिस्सा है वो किसका है? कोयले का हिस्सा है। लगभग कितना? 58% का हिस्सा है। ठीक है, कोयले जिसको हम काला हीरा के बारे में, काला हीरा भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो उत्पादन क्षेत्र है मुख्य रूप से आपका जो गोंडवाना शैल समूह का क्षेत्र है। गोंडवाना शैल समूह किस क्षेत्र में विस्तृत है? ध्यान होगा आपको भूगर्भिक संरचना के बारे में जब हमने पढ़ाई की थी तब हमने जाना था कि पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है और पाट प्रदेश का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा आपका गोंडवाना शैल समूह का क्षेत्र कहलाता है। इसे हमने दो भागों में विभाजित किया था, अपर गोंडवाना लैंड और लोअर गोंडवाना लैंड। तो इसी क्षेत्र में विशेष रूप से, चूंकि ये छोटा नागपुर के पठार का भी हिस्सा है, यदि आप भारत के जो भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आप जानेंगे कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ से कहाँ तक के विस्तृत है। मुख्य रूप से यह कुछ हिस्सा बंगाल का, कुछ हिस्सा बिहार का, कुछ हिस्सा झारखंड, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश, कुछ हिस्सा उड़ीसा और कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का कवर करता है। तो छोटा नागपुर का पठार के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज बहुलता के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है भारतवर्ष के लिए। तो हमारे छत्तीसगढ़ का भी काफ़ी जो हिस्सा है या जो कुछ हिस्सा है कहना चाहिए वो जो आपका छोटा नागपुर का पठार है उसका हिस्सा है। तो उसके अनुसार से यदि हम देखें तो छोटा नागपुर के पठार में जिस प्रकार से खनिजों की बहुलता पाई जाती है, तो जो क्षेत्र यहाँ छत्तीसगढ़ का है उसमें भी खनिजों की बहुलता पाई जाएगी। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र जो है यानी पूर्वी बघेलखंड का पठार और पाट प्रदेश जो है वो गोंडवाना शैल समूह के अंतर्गत आता है। तो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जो पाए जाने वाले खनिज हैं वो कौन कौन से? कोयला। इसके अतिरिक्त बॉक्साइट की भी यहाँ पर अधिकता पाई जाती है। अगर कोयले के क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करें तो कोयले का क्षेत्र है मुख्य रूप से हसदेव नदी की जो घाटी है, हसदेव रामपुर जो बेसिन है आपका, उस क्षेत्र में कोयले की अधिकता पाई जाती है।
और इस संभाग के, सरगुजा संभाग के कौन कौन से जिले, उत्तरी जिले जो हैं कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, इसके अतिरिक्त रायगढ़ और सरगुजा इत्यादि जो क्षेत्र हैं या इत्यादि जो जिले हैं वो मुख्य रूप से कोयला उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है। ठीक है, तो ये आपके क्षेत्र हो गए। इन जिलों में मुख्य रूप से क्या होगा, कोयले का उत्पादन होगा। आगे आने वाले विस्तार में जो आगे हम विवरण पढ़ेंगे उसमें हम मैप्स के द्वारा भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में कोयला का उत्पादन किया जाता है। तो सर्वाधिक जो योगदान है छत्तीसगढ़ में उत्पादित होने वाले जो खनिज है उनमें सर्वाधिक योगदान किसका है, कोयले का, लगभग 58%। इसके बाद जो दूसरे क्रम पर स्थित है वो आपका खनिज है कौन सा, लोहा। लोहे का जो खनिज है या लौह अयस्क जो पाया जाता है वो किस प्रकार के क्रम की चट्टानों में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क मुख्य रूप से पाया जाता है। तो यदि आपने भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ा है तो आपको यह ज्ञात होगा कि छत्तीसगढ़ में धारवाड़ शैल क्रम जो है या धारवाड़ शैल समूह की जो चट्टानें हैं वो एक स्थान पर विस्तारित नहीं है, एक स्थान पर एकत्रित नहीं है, उनका वितरण अलग अलग क्षेत्र में है। कुछ मात्रा में यह दंडकारण्य के क्षेत्र में पाई जाती हैं, कुछ मात्रा में यह जो छत्तीसगढ़ का पश्चिमी क्षेत्र है अर्थात मैकल श्रेणी का जो क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती हैं, कुछ मात्रा में यह बालोद जिले में यानी जो आपका दुर्ग सीमांत उच्च भूमि है उस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो जहाँ जहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार है उन चट्टानों में लौह अयस्क की प्रचुरता पाई जाती है। तो उन क्षेत्रों में आपके लोहे के जो अयस्क हैं उनका उत्पादन अधिक होगा। ध्यान दीजिएगा, जब हम छत्तीसगढ़ के खनिज का वितरण पढ़ रहे हैं तो जब हम इसकी जिलेवार या संभागवार या क्षेत्रवार जब हम इसकी मैपिंग करेंगे तो उसमें जो पाई जाने वाली बहुलता है खनिजों की उसे आपको याद रखना अति आवश्यक है। यदि आप खनिजों का वितरण अच्छे से याद रख लेते हैं, किस क्षेत्र में किस खनिज की बहुलता है, तो आप आने वाले टॉपिक्स जो हैं हमारे औद्योगिक विकास केंद्र या उद्योग मुख्य रूप से किन पर आधारित होते हैं, जिन संसाधनों की उपलब्धता उस क्षेत्र विशेष में या उस प्रदेश विशेष में ज्यादा होती है उन पर ही आधारित उद्योगों की संभावना या स्थापना उन क्षेत्रों में अधिक होती है। यदि कृषि की जो बहुलता है या कृषि उपज की बहुलता है तो कृषि आधारित उद्योग की स्थापना होगी। यदि वहाँ पर खनिजों की बहुलता है तो खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना होगी। यदि वहाँ पर वन संपदा की बहुलता है तो वन संपदा आधारित उद्योगों की वहाँ पर स्थापना होगी। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं और हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है तीनों ही दृष्टिकोण से, यदि हम कृषि के अनुसार से कहें, यदि हम खनिजों के दृष्टिकोण से कहें, यदि हम वन संपदा के दृष्टिकोण से कहें, तीनों ही आधार पर हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो एक समृद्धशाली राज्य है और इन तीनों ही संसाधनों पर आधारित उद्योग जो हैं वो हमारे राज्य में स्थापित हैं। तो यदि आप इन सब चीज़ों को कोरिलेट कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स को याद रखने की आवश्यकता नहीं हो। तो देख सकते हैं द्वितीय स्थान पर जो पाया जाने वाला खनिज है जिसका प्रतिशत यहाँ पर कितना दिया हुआ है, लगभग 30% जो है वो हमको क्या प्राप्त होता है, लौह अयस्क प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं 7% जो है वो चूना पत्थर मिलता है हमें। चूना पत्थर का प्रमुख रूप से उपयोग कहाँ पर होता है, लाइमस्टोन चूना पत्थर का प्रमुख रूप से उपयोग होता है इस्पात संयंत्रों में। इस्पात को ढालने में चूना पत्थर का प्रमुख रूप से उपयोग होता है। तो चूना पत्थर कितने मात्रा में, लगभग 7% की मात्रा में क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। ये मुख्य खनिजों की बात हम कर रहे हैं। अन्य खनिज जो हैं वो लगभग कितने, 5.4% की मात्रा में अन्य खनिज जो हैं जो कि मुख्य खनिजों का हिस्सा है वो हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं किनके बारे में, गौण खनिजों के बारे में। तो गौण खनिज यानी मुख्य खनिजों के अतिरिक्त जो खनिज हैं कुल मिला के जो उनका प्रतिशत है वो लगभग कितना है, 6% जो है हमारे गौण खनिज पाए जाते हैं। तो गौण खनिजों में क्या क्या आते हैं मुख्य रूप से, पहला है आपका फायर क्ले, दूसरा है आपका मुरुम, तीसरा है आपका डोलोमाइट का उपयोग भी कहाँ पर होता है, लौह इस्पात संयंत्रों में होता है। इसके अतिरिक्त है आपका क्वार्ट्ज और इसके अतिरिक्त है आपका क्वार्ट्जाइट।
ठीक है। तो ये सारे के सारे खनिज जब हम भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे थे, अलग अलग क्रम की शैलों का अध्ययन कर रहे थे, तो वहां पर भी हमने देखा था कि किस क्रम के शैलों में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो वहां पर यदि आपको याद होगा तो बहुतायत में क्वार्ट्ज और क्वार्ट्जाइट खनिज की उपलब्धता पाई जाती है। तो ये हमारा वितरण हुआ, एक प्रकार से क्लासिफिकेशन है, एक प्रकार से विभाजन है कि छत्तीसगढ़ में जो पाए जाने वाले सभी जो खनिज हैं उनकी उपलब्धता के आधार पर कितने वर्ग में उनको विभाजित किया गया। अब हम आगे देखेंगे कि क्षेत्रवार खनिजों का वितरण किस प्रकार से। तो देख सकते हैं सबसे पहले आपका कौन सा दिया गया है, सबसे पहले है आपका उत्तरी क्षेत्र में, अर्थात संभागवार हम कहें तो ये है आपका सरगुजा और कौन सा है, बिलासपुर। सरगुजा और बिलासपुर का जो हमारा क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो देख सकते हैं ये जिलेवार यहाँ पर वितरण दिया हुआ है। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन कौन से खनिजों के बारे में चर्चा यहाँ पर की जा रही है, जो मुख्य रूप से खनिज पाए जा रहे हैं। कौन सा खनिज है, नंबर 1 है आपका कोयला, ठीक है। नंबर 2 है आपका बॉक्साइट, इनका साइन याद रखिएगा, इनका जो चिन्हांकन है वो ध्यान रखिएगा। नंबर 3 है आपका चूना पत्थर, नंबर 4 है आपका डोलोमाइट, नंबर 5 है आपका स्वर्ण यानी कि सोना धातु, ठीक है। तो कोयले के लिए हम इस प्रकार से षटकोण का उपयोग करेंगे, चिन्हांकन करेंगे। बॉक्साइट के लिए हम कौन सा, आपका BX लिखा हुआ चिन्हांकन उपयोग करेंगे। डायमंड शेप हम यूज करेंगे चूना पत्थर के लिए। DL का उपयोग हम करेंगे डोलोमाइट के लिए, और इस प्रकार का स्टार साइन जो है वो हम उपयोग करेंगे स्वर्ण धातु के लिए। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कोयले क्षेत्र की। तो ये क्षेत्र मैंने पहले भी चर्चा की थी, ये आपका कौन सा, गोंडवाना शैल समूह का क्षेत्र है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो पाया जाने वाला खनिज है वो कौन सा खनिज है, कोयला। तो स्टार्ट करते हैं हम किस जिले से, ये जिला है आपका कोरिया जिला, ठीक है। तो कोरिया जिला में सबसे पहले जो पाया जाने वाला खनिज है वो कौन सा खनिज है, देख सकते हो आप। सबसे पहले किस स्थान पर, सोनहत के पठार के बारे में हमने पढ़ा है। फिर है आपका चरचा नामक स्थान है, फिर है आपका चिरमिरी नामक स्थान है, झगराखंड और मनेन्द्रगढ़। कोरिया जिले में ये 5 स्थान है जहां पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कौन से जिले में, हम आ जाते हैं सूरजपुर जिले में। तो सूरजपुर जिले में आप देख सकते हैं रामकोला और विश्रामपुर जो स्थान है वो आपके किसके उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं, कोयले के उत्पादन के। फिर आप आ जाइए बलरामपुर जिले में। तो बलरामपुर जिले में भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्थान, ये है आपका तातापानी, फिर आपका शंकरगढ़ डलिया इत्यादि जो स्थान है वो बलरामपुर जिले में आपके किसके उत्पादन के लिए, कोयले के उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। फिर आप आ जाइए लखनपुर, ये लखनपुर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, ये है आपका सरगुजा जिले में। फिर आप जशपुर जिले में देखेंगे तो जशपुर जिले में फिलहाल हमें कोयला के उत्पादन के लिए कोई भी क्षेत्र दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद आप आ जाइए कौन से जिले में, ये है आपका कोरबा जिला, ठीक है दोस्तों। तो कोरबा जिला में कौन कौन से स्थान, कोरबा जिला एक प्रमुख केंद्र है कोयला उत्पादन के दृष्टिकोण से। तो पहला आपका आ रहा है यहाँ पर सेंदूरगढ़, फिर आपका दिपका, गेवरा, कोरबा स्वयं, मानिकपुर और कुसमुंडा। ये जो 5 स्थान हैं और 6 स्थान जो आपके कोरबा क्षेत्र के हैं वो आपके किसके लिए, कोयला के उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपका जो कौन सी नदी का घाटी क्षेत्र है, मांड नदी के घाटी का क्षेत्र है। इसके बाद आप आ जाइए कौन सा, ये है आपका रायगढ़ जिला। तो मांड नदी घाटी के क्षेत्र में भी कोयले का उत्पादन होता है। रायगढ़ जिले में आप देख सकते हैं धर्मजयगढ़, छाल, घरघोड़ा और आपका ये जो क्षेत्र हैं आपके कहाँ के, रायगढ़ के, किसके उत्पादन के लिए, आपके कोयले के उत्पादन के लिए फेमस है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं चूंकि ये गोंडवाना शैल समूह का क्षेत्र है तो प्रमुख रूप से यहाँ पर उत्पादित होने वाला आपका जो खनिज है वो कौन सा खनिज हो गया, आपका कोयला।
तो कोयले का विस्तार हमने देखा, जिलेवार देखा, जिलेवार किन किन स्थानों पर कोयले का उत्पादन हो रहा है। नंबर 2 है हमारा बॉक्साइट। तो देख सकते हैं बॉक्साइट, जब मैं पाट प्रदेश के बारे में, जब हम प्राकृतिक विभाजन पढ़ रहे थे तो पाट प्रदेश के बारे में जब हमने चर्चा की थी तब मैंने बताया था कि विभिन्न जो पाट प्रदेश है हमारे, वहां पर जो पाया जाने वाला मुख्य खनिज है वो कौन सा खनिज है? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट हमें मुख्य रूप से पाट प्रदेश या फिर आसपास के जो अन्य क्षेत्र हैं उन्हीं में विस्तारित मिलेगा। तो पाट प्रदेश आप जानते हैं मुख्य रूप से जशपुर जिले का क्षेत्र, कुछ हिस्सा इसमें बलरामपुर का आता है, कुछ हिस्सा इसमें सरगुजा जिले का आता है। तो इन्हीं क्षेत्रों में हमें बॉक्साइट की उपलब्धता मिलेगी। तो देखते हैं यहां पर हमें बॉक्साइट की उपलब्धता कहां पर मिल रही है। सबसे पहले आपका जमीर पाट, फिर आप देख सकते हो सामरी पाट में बॉक्साइट की उपलब्धता है। फिर आप आ जाइए, ये आपका बलरामपुर का क्षेत्र हुआ। फिर आप आ जाइए जशपुर जिले में, तो जशपुर में आपका पंडरा पाट और खुड़िया पहाड़ी, ये आपका जशपुर जिले का क्षेत्र हुआ जहां पर बॉक्साइट की उपलब्धता है। सरगुजा जिले में आप आएंगे तो उरंगा क्षेत्र, और ये आपका सरबंजा, मैनपाट, केसरा का जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हम देखते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो चूना पत्थर के लिए हम देख सकते हैं कि पूर्वी बघेलखंड का पठार और पाट प्रदेश का जो क्षेत्र है, यानी गोंडवाना शैल समूह के बाद हम नीचे की तरफ जब आते हैं जहां पर हमारा कड़प्पा शैल समूह का क्षेत्र जो है वो विस्तारित होना शुरू होता है, यानी जहां से आपका छत्तीसगढ़ का मैदान जो है वो विस्तारित होना शुरू होता है, उन क्षेत्रों में आपके किसकी उपलब्धता? चूना पत्थर की उपलब्धता ज्यादा होगी। ऊपर के क्षेत्रों में आपको चूना पत्थर देखने को नहीं मिलेगा। नीचे जब आएंगे, मैदानी क्षेत्र जहां से शुरू हो रहा है, ध्यान दे सकते हैं मुंगेली जिले में ये स्थान है आपका पथरिया। फिर आपका बिलासपुर जिले में ये स्थान है तेंदुआ। फिर आपका आ जाइए बिलासपुर जिले में ही ये मस्तूरी, चिल्हाटी। फिर आप जांजगीर चांपा में देख सकते हैं अकलतरा। इसके अतिरिक्त आप आ जाइए रायगढ़ में खरसिया। ठीक है, और नीचे ही ये जो हिस्सा है ये आपका सारंगढ़। ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र, ये रायगढ़ का ही क्षेत्र हो गया सारंगढ़। तो ये जो क्षेत्र हैं ये आपके किसके उत्पादन के दृष्टिकोण से? चूना पत्थर के उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब देख सकते हैं जहां जहां पर आपका कोयले का उत्पादन हो रहा है, तो कोयले का जहां जहां पर उत्पादन होगा वहां पर कोयला किस काम आता है? कोयला ऊर्जा उत्पादन के काम आता है, खनिज है, एक प्रमुख खनिज है। तो कोयले के खनिज, जो कोयला खनिज है उसके ऊपर आधारित जो हमारा ऊर्जा संसाधन होगा, उसके जो संबंधित उद्योग होंगे या उससे संबंधित जो इकाइयां होंगी उनकी इस क्षेत्र में बहुलता होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एनटीपीसी, इसको हम बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, यानी यहाँ पर जो आपका विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है वो किसके माध्यम से होता है? वो आपका ऊष्मीय ऊर्जा के आधार पर उत्पादन होता है। तो ऊष्मीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख जो कारक है वो आपका है कौन सा? कोयला। तो कोयले पर आधारित होने की वजह से इन क्षेत्रों में जो विद्युत शक्ति का उत्पादन होगा वो किस पर आधारित होगा? कोयले पर आधारित होगा। और एनटीपीसी जैसी इकाइयां जो हैं वो हमें इस क्षेत्र में बहुलता में मिलेंगी। इसके अतिरिक्त जल शक्ति के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो जल शक्ति पर आधारित जो विद्युत उत्पादन होगा वो भी इस क्षेत्र में ज्यादातर मात्रा में होगा। यह क्षेत्र आपका कौन सा? ध्यान देंगे, यह क्षेत्र आपका सोन नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। यहाँ से जो बहने वाली नदियां हैं वो उत्तर की ओर ढाल बनाती हुई सोन नदी में जाकर के मिलती हैं। तो इन क्षेत्रों की जो नदियां हैं उनका भी जो प्रमुख रूप से योगदान है वो जल शक्ति के उत्पादन में है। जैसे कि हसदेव नदी प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है, हसदेव बांगो परियोजना जहां पर आपका जल विद्युत शक्ति केंद्र स्थापित है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद आप देख सकते हो बॉक्साइट आधारित उद्योग। जैसे बॉक्साइट आधारित उद्योग यानी जो बॉक्साइट से किसका निष्कर्षण होता है? बॉक्साइट से जो निष्कर्षण होता है आपका, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे कि बॉक्साइट से किस धातु का निष्कर्षण होता है। तो बॉक्साइट पर आधारित जो उद्योग हैं, जैसे कि कंपनियां का नाम हम यदि लें तो बाल्को जैसी जो कंपनियां हैं वो किस क्षेत्र में स्थित है? इन्हीं क्षेत्रों में स्थित है जहां पर बॉक्साइट का उत्पादन अत्यधिक होगा।
इसके बाद आप देख सकते हो चूना पत्थर। तो चूना पत्थर आधारित जो उद्योग है, जैसे सीमेंट उद्योग हो गया, इसके अतिरिक्त इसका उपयोग होता है कहाँ पर, जो इस्पात संयंत्र है वहाँ पर भी कुछ मात्रा में इसका उपयोग होता है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे मैदानी क्षेत्र में, वहाँ पर हमें किस प्रकार के उद्योग मिलेंगे, चूना पत्थर पर आधारित उद्योग मिलेंगे, जैसे कि सीमेंट उद्योग इत्यादि। फिर आप देख सकते हो डोलोमाइट। डोलोमाइट का उपयोग भी किसमें होता है, लौह इस्पात संयंत्र में होता है। फिर आप देख सकते हो स्वर्ण। स्वर्ण जो है ये आपका इस क्षेत्र में यानी सरगुजा और बिलासपुर संभाग में कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि ईब नदी, जब हम नदी अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे तो ईब नदी के बारे में हमने चर्चा की थी कि ईब नदी के जो रेत है, ईब नदी की जो रेत है, उस रेत में हमें सोने के कण प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ईब नदी का जो क्षेत्र है उसे हम स्वर्ण उत्पादन के दृष्टिकोण से रेखांकित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका तपकरा बरजोर का जो क्षेत्र है, ये दोनों ही क्षेत्र आपके जशपुर जिले के हिस्से हैं। यहाँ पर आपका स्वर्ण क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त आप रायगढ़ में देखिए सोन झरिया नामक जो स्थान है, ये आपका सोने के उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे खनिज हुए कौन कौन से प्रमुख खनिज, कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट और स्वर्ण। इनका विस्तार हमने कहाँ पर देखा, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में। आगे हम चलते हैं, जो हमारा मध्य क्षेत्र है यानी जहाँ पर आपका रायपुर दुर्ग संभाग जहाँ पर स्थित है, उस क्षेत्र में हमारे किस किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कौन सा क्षेत्र है हमारे सामने जो क्षेत्र रखा हुआ है वो है आपका रायपुर और दुर्ग संभाग। ये तो रायपुर और दुर्ग संभाग में किस किस प्रकार के खनिज पाए जाएंगे, तो देख सकते हैं आप कौन कौन से खनिजों का वितरण है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर वितरित है लौह अयस्क। लौह अयस्क के बारे में जब मैंने चर्चा की थी तब मैंने बताया था कि प्रमुख रूप से ये धारवाड़ क्रम के जो शैल समूह हैं उनमें लौह अयस्क की उपलब्धता अधिक होती है। तो मैदानी क्षेत्र में हमारे पास धारवाड़ शैल समूह का जहां जहां विस्तार होगा उन क्षेत्रों में हमें किसकी प्राप्ति अधिक होगी, लौह अयस्क की प्राप्ति होगी। यहाँ पर हम आई साइन से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर ये आपका डायमंड शेप अगेन चूना पत्थर के लिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मध्य क्षेत्र जो है आपका वो किस वजह से, कडप्पा शैल क्रम के वजह से चूना उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं भरपूर या बहुतायात में हमें चूना क्षेत्र मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद BX आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, बॉक्साइट क्षेत्र को। कुछ क्षेत्र जो है बॉक्साइट का यहाँ पर भी पाया जाता है। ये आपका डोलोमाइट, फिर यूरेनियम, फिर D फॉर डायमंड यानी हीरा, A फॉर अलेक्जेंड्राइट, G फॉर गार्नेट, ये स्टार साइन स्वर्ण धातु के लिए, और ये आपका क्वार्ट्जाइट के लिए। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि कौन कौन से खनिज किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लौह अयस्क की। तो देख सकते हैं लौह अयस्क की उपलब्धता कहाँ पर है। पहला है आपका दल्ली राजहरा, दूसरा है आपका दल्ली राजहरा किस क्षेत्र में स्थित है, बालोद जिले का हिस्सा है। इसके बाद आप दूसरा देख सकते हैं बोरिया टिब्बू। बोरिया टिब्बू क्षेत्र जो है वो है आपका राजनांदगांव जिले का हिस्सा। राजनांदगांव में मानपुर मोहला तहसील के आसपास का हिस्सा है ये। तो इस हिस्से में आपका जो बोरिया टिब्बू और दल्ली राजहरा क्षेत्र में क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका लौह अयस्क। अब इसके बाद हम देख सकते हैं दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर की उपलब्धता यहाँ कहाँ कहाँ पर है। शुरू करते हैं हम कौन से जिले से है, ये है आपका, ये आपका आ जाएगा कवर्धा जिला या कबीरधाम जिला। कबीरधाम जिले में आप शुरू करिए। तो कबीरधाम जिले में आपका रणजीतपुर, ठीक है, फिर सहसपुर, फिर लोहारा, ये तीन क्षेत्र जो हैं ये किसके उत्पादन के लिए, ये हैं आपके जो चूना पत्थर है उसके उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र हैं। फिर आप आ जाइए राजनांदगांव में। राजनांदगांव में आपका चार भाठा, फिर भटगांव इत्यादि जो क्षेत्र हैं वो किसके लिए फेमस हैं, आपके जो चूना पत्थर के उत्पादन के लिए। फिर आप आ जाइए दुर्ग में। दुर्ग में एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है नंदनी माइंस। नंदनी माइंस के पास ही स्थित है जामुल। जामुल में जो आपका प्रसिद्ध सीमेंट फैक्ट्री है, तो यहाँ पर भी किसका उत्पादन होता है, चूना का उत्पादन होता है। फिर आप आ जाइए रायपुर क्षेत्र में। रायपुर जिले में आपका तिल्दा, सिलियारी और मांढर क्षेत्र जो है ये प्रमुख रूप से किसके लिए फेमस है, चूना पत्थर के उत्पादन के लिए। धमतरी जिले में आप देख सकते हैं कुरुद क्षेत्र जो है वो आपका किसके लिए, चूना पत्थर के उत्पादन के लिए प्रमुख है।
अब आप आ जाइए जो आपका ये वाला जो जिला है, कौन सा जिला, बलौदाबाजार जिला जो है, बलौदाबाजार जिले में आप देख सकते हैं बहुत सारे चूना पत्थर उत्पादन के केंद्र हैं। पहला है आपका भाटापारा, फिर झीपन, फिर हिरमी, फिर रवान, फिर बलौदाबाजार, सोनाडीह इत्यादि जो स्थान हैं वो आपके किसके उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं, चूना पत्थर के उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें, कबीरधाम जिले में। ये जो दलदली नामक स्थान है, यह स्थान आपका बॉक्साइट के उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान दिखाई दे रहा है। फिर हम देख सकते हैं नेक्स्ट जो है आपका कौन सा, डोलोमाइट। डोलोमाइट किन किन स्थानों पर दिखाई दे रहा है हमें, डोलोमाइट बहुत ही लिमिटेड क्षेत्र में है, बहुत ही कम क्षेत्र में है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आपका बेमेतरा जिले का कोदवा नामक जो स्थान है और मोहभट्टा नामक जो स्थान है, यह स्थान आपका किसके लिए, डोलोमाइट क्षेत्र के, डोलोमाइट जो खनिज है उसके उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका कौन सा, यूरेनियम। यूरेनियम आप देख सकते हैं कहाँ पर है, यूरेनियम का जो उत्पादन क्षेत्र है ये आपका राजनांदगांव जिले में भंडारी टोला नामक जो स्थान है, वहां पर आपका यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। फिर आप देख सकते हैं डी फॉर डायमंड। तो डायमंड के लिए आप लोगों को सभी को पता है कि हमारे प्रदेश का जो गरियाबंद जिला है वो हीरे के लिए समृद्ध क्षेत्र है। तो देख सकते हैं आप कोदोमाली, बेहराडीह और पायलीखंड, ये तीनों ही क्षेत्र हीरे के उत्पादन के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी हीरे का जो उत्पादन होता है, हीरे के लिए जो महत्वपूर्ण चट्टानें हैं उसको हम जानते हैं किम्बरलाइट चट्टानों के नाम से। तो काफ़ी लंबी चौड़ी श्रृंखला यहाँ पर किम्बरलाइट चट्टानों की प्राप्त हुई है। यद्यपि इसका व्यापारिक उत्पादन अभी तक के शुरू नहीं हो सका है, परंतु यह हमें ध्यान रखना आवश्यक है कि ये जो क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र, बेहराडीह, पायलीखंड और कोदोमाली, ये जो तीन क्षेत्र हैं सीजीपीएससी के क्वेश्चन में कई बार पूछा भी गया है। इन तीनों क्षेत्रों को खनिजों से मिलाने के लिए, ए कॉलम और बी कॉलम मिलाने के लिए भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, या सीधे सीधे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है वो हीरा उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, या ऑड वन आउट के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपके पूछे गए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं अलेक्जेंड्राइट। जिस प्रकार से हीरा एक महत्वपूर्ण रत्न माना जाता है, बहुमूल्य रत्न माना जाता है, उसी प्रकार से अलेक्जेंड्राइट भी एक बहुमूल्य रत्न के रूप में उपयोग किया जाता है। तो अलेक्जेंड्राइट का जो क्षेत्र है हमारा वो कौन सा है, यही जो आपका सेंधमुड़ा और लाटापारा का जो क्षेत्र है वह आपका किसके, अलेक्जेंड्राइट के उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फिर आप आगे आ जाइए जी फॉर गार्नेट। तो यही क्षेत्र जो है आपका गार्नेट के दृष्टिकोण से भी, यानी गरियाबंद जिले में आपका ये जो लाटापारा और सेंधमुड़ा का क्षेत्र है, यही क्षेत्र आपका गार्नेट के उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्वर्ण धातु। तो स्वर्ण धातु की जो हमें प्राप्ति हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, जो उत्तरी क्षेत्र था उसमें हमने देखा था ईब नदी का जो क्षेत्र था या सोनझरिया नामक जो क्षेत्र था वो हमने देखा था। इसी प्रकार से आपका जो राजनांदगांव जिला है उसमें टप्पा नामक जो क्षेत्र है वहां पर आपका सोने की प्राप्ति हो रही है। फिर आप आ जाइए बलौदाबाजार में सोना खान का क्षेत्र, राजा देवरी का क्षेत्र, और ये जो आपका महासमुंद का एरिया है रहटी खोल और लिमुआ गुड़ा, ये जो क्षेत्र हैं आपके, ये यहाँ पर स्वर्ण भंडार प्राप्त हुए हैं। तो स्वर्ण उत्पादन की प्रचुर संभावना इन क्षेत्रों में हमें मिलती है। फिर आप देख सकते हैं क्वार्ट्जाइट। तो क्वार्ट्जाइट किस क्षेत्र में हमें प्राप्त हो रहा है, राजनांदगांव में आपका अमलीडीह का जो क्षेत्र है। फिर आप देख सकते हैं डोंगरगढ़ के आसपास का क्षेत्र और बोर तालाब नामक जो क्षेत्र है वहां पर आपका किसकी प्राप्ति हो रही है, क्वार्ट्जाइट की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो हमारा जो लॉ एस का एक जो क्षेत्र छूट गया था, लॉ एस का कौन सा क्षेत्र छूट गया था, ये एकलामा नामक जो क्षेत्र है वो हमारा लॉ एस का छूट गया था, किसमें, कवर्धा जिले में। फिर आप देख सकते हैं किसका, फिर आपका आ जाएगा हमारा फ्लोराइट जो खनिज है वो कहाँ पर प्राप्ति हो रही है, तो फ्लोराइट खनिज की प्राप्ति हो रही है राजनांदगांव में चांदी डोंगरी नामक स्थान पर प्राप्ति हमें फ्लोराइट की हो रही है।
फिर आप देख सकते हैं क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट की प्राप्ति कहां पर हो रही है? ये बेमेतरा जिले में आपके दानी टोला नामक स्थान पर क्वार्ट्जाइट की प्राप्ति हो रही है। तो इस प्रकार से मध्य क्षेत्र जो है आपका, रायपुर और दुर्ग संभाग का जो क्षेत्र है, वहां पर मुख्य रूप से जो पाए जाने वाले खनिज हैं उनका वितरण यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और ये आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्षेत्र है हमारा वो है दंडकारण्य का क्षेत्र। दंडकारण्य का क्षेत्र यानी बस्तर संभाग जो है, वहां पर हमें कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो वितरण दिया हुआ है, सबसे पहले आपका कौन सा दिया हुआ है? लौह अयस्क, फिर है आपका टिन, फिर है आपका कोरंडम, स्वर्ण धातु, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, डोलोमाइट और हीरा एवं ग्रेफाइट। ठीक है, टिन के संबंध में आपको बता दूं कि हमारा जो राज्य है वो पूरे देश में यानी भारतवर्ष में टिन के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा टिन का जो अयस्क है उसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा? लौह अयस्क। लौह अयस्क के बारे में मैंने चर्चा की थी, धारवाड़ क्रम के जो शैल समूह है वहां पर इसकी उपलब्धता अधिक होगी। तो कहां कहां पर इसकी उपलब्धता है देख सकते हैं। सबसे पहले जो लौह अयस्क हमको मिल रहा है कहां कहां पर? ये कांकेर जिले का जो क्षेत्र है, ये आप देख सकते हैं कांकेर जिले का जो क्षेत्र है, कांकेर में कहां कहां पर? चरामा क्षेत्र में, चार गांव, मेटा बोदली, हाहा लद्दी और रावघाट। रावघाट को यहाँ पर कांकेर जिले में प्रदर्शित किया गया है, परंतु रावघाट जो मुख्य रूप से विस्तारित है, रावघाट जिस क्षेत्र का हिस्सा है वह क्षेत्र है आपका नारायणपुर का हिस्सा। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं छोटे डोंगर जो कि नारायणपुर में प्रदर्शित है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हो दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला जो लौह अयस्क की एक बहुत प्रमुख खदान है, एशिया की सबसे बड़ी खदान है। यहाँ पर लौह इस्पात संयंत्र भी उपस्थित है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो सारे के सारे स्थान हैं, चारामा, चार गांव, मेटा बोदली, हाहा लद्दी, रावघाट, छोटे डोंगर और बैलाडीला, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये आपके प्रमुख रूप से लौह अयस्क के उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दूसरे स्थान पर हम देखेंगे कौन सा अयस्क? आपका टिन। टिन की जो प्राप्ति है वो किन किन क्षेत्रों में हो रही है देख सकते हैं। आपका दंतेवाड़ा में आपका बचेली क्षेत्र, फिर नीचे आ जाइए आप सुकमा में। सुकमा में आपका आ जाइए ये एर्राबोर क्षेत्र जो है, या सुकमा का जो क्षेत्र है, चितलनार क्षेत्र है और कोंटा का जो क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त लगभग आधे से ज़्यादा जो आपका सुकमा जिला है वो टिन के उत्पादन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एक और क्षेत्र जो है दंतेवाड़ा जिले का कटे कल्याण, यानी मुख्य रूप से दंतेवाड़ा जिला और सुकमा जिला आपका टिन के उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फिर आप आगे आ जाइए, कौन सा जो आपको खनिज मिल रहा है? वो खनिज आपको मिल रहा है कोरंडम। कोरंडम भी एक बहुमूल्य धातु है, बहुमूल्य खनिज है। तो कौन कौन सा क्षेत्र? ये बीजापुर जिले में आपका भोपालपट्टनम, फिर कुचनूर क्षेत्र, उसूर क्षेत्र और इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपका ये आगे आपका बस्तर का कुछ क्षेत्र है, सॉरी सुकमा का जो क्षेत्र है कौन सा? सोना, कुकानार और ये जो क्षेत्र हैं आपके, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं वो किसके उत्पादन के लिए? कोरंडम के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके बाद आप देख लीजिए स्वर्ण धातु। स्वर्ण धातु के लिए कहां पर हम देख रहे हैं? स्वर्ण धातु हमको मिल रहा है यहाँ पर जो बस्तर क्षेत्र है उसमें कांकेर जिले में सोनादेही नामक जो स्थान है वो स्वर्ण धातु के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अभी वहां पर उत्पादन जो है वो आरंभ नहीं हुआ है, परंतु वहां पर विशाल भंडार सोने के होने के प्रमाण पाए गए हैं। तो भंडारण के दृष्टिकोण से सोनादेही जो है वो स्वर्ण धातु के लिए जो है महत्वपूर्ण केंद्र है। फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट। कुछ मात्रा में बॉक्साइट भी जो है वो हमारा जो दंडकारण्य का क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है। तो कौन कौन सा है बॉक्साइट के लिए? कांकेर जिले में आपका नरहरपुर क्षेत्र, फिर आप आ जाइए कोंडागांव में केशकाल घाटी का जो क्षेत्र है वो बॉक्साइट के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फिर आप देख लीजिए ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का जो एरिया है, ग्रेनाइट हमें कहाँ कहाँ पर मिल रहा है? ये पहला तो आपको कांकेर जिले में कन्हारपुरी क्षेत्र है, ग्रेनाइट का भंडारण है।
फरसगांव क्षेत्र है, वहाँ ग्रेनाइट का भंडारण है, ग्रेनाइट का उत्पादन है। कोंडागांव क्षेत्र जो है वहाँ पर आपका ग्रेनाइट का उत्पादन और भंडारण है। फिर दंतेवाड़ा में आपका भूसारास नामक जो स्थान है वो भी आपका ग्रेनाइट के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके अलावा आप देख सकते हो सुकमा में एर्राबोर और कोंटा स्वयं, ये भी आपके ग्रेनाइट के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। फिर आप आगे बढ़ जाइए, डोलोमाइट पे आ जाइए। डोलोमाइट आपको कहाँ कहाँ पर दिखाई दे रहा है? डोलोमाइट सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ये जो तिरिया मार्च कोट का जो क्षेत्र है, कौन से जिले में? बस्तर जिले में। यहाँ पर आपको किसकी प्राप्ति होगी? डोलोमाइट की प्राप्ति होगी। फिर आप देख सकते हैं हीरा यानी कि डायमंड, ये आपका बस्तर जिले के तोकापाल क्षेत्र में इसकी प्राप्ति हमें दिख रही है, या इसका भंडारण हमें प्राप्त हो रहा है। फिर आप आ जाइए ग्रेफाइट पे, तो ग्रेफाइट का जो क्षेत्र है, ग्रेफाइट हमें प्राप्त हो रहा है सुकमा जिले का ये जो केरलापाल का हिस्सा है, वहां पर हमें ग्रेफाइट की प्राप्ति हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो बस्तर संभाग है यानी दंडकारण्य का जो क्षेत्र है, वहाँ पर किन किन प्रकार के खनिज हैं और उन खनिजों का वितरण किस प्रकार से है, कौन कौन से क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, उनका हमने यहाँ पर उसके बारे में जानकारी ली और उसके बारे में जाना है। अब ये जो सारे के सारे खनिज मैंने जो आपको बताया है संभागवार या क्षेत्रवार, इन खनिजों का वितरण जो है इसको आपको याद करने के लिए आवश्यक है कि भूगर्भिक संरचना का ज्ञान हो। यदि आपको भूगर्भिक संरचना का ज्ञान है, किन क्षेत्रों में किस प्रकार के शैल क्रम विद्यमान हैं, यदि आप उनका अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं, उनके बारे में आपको जानकारी है, तो आप आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं कि किस प्रकार के खनिज जो हैं किस क्षेत्र में पाए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा खनिज का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। खनिज के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त करनी थी या वितरण के बारे में जो हमें जानना था वो हमने देख लिया। अब आप इनको कोरिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे CGPSC के हों या CG व्यापम के हों। तो आई होप आपको ये टॉपिक आज का पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है पूरी कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, हमारे वीडियोस को शेयर भी कर रहे हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की लेक्चर से संबंधित प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या किसी भी प्रकार की क्वेरी है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो चैनल है या हमारा जो वीडियो है उसमें भी आगे आपको स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं वहाँ पर भी आप इंक्वायरी करके जो जानकारी या जो डाउट है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो सभा को समाप्त करने से पहले आप लोगों से फिर से ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए और जो बेल आइकन है उसको ऑन रखिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आपको यदि PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ जा कर के कोर्स को सब्सक्राइब करिए और वहाँ से आप PDF फॉर्म में नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स पर भी हम एक सीरीज लाने वाले हैं जिसमें विगत जो हमारा वर्ष बीता है सन 2020 से लेकर के अभी तक के जितने भी घटनाक्रम हैं, जितने भी महत्वपूर्ण जो आपके फैक्ट्स हैं, उनके बारे में हम करंट अफेयर्स की सीरीज में चर्चा करेंगे और जो भी अपडेट्स हैं आपके वो इन करंट अफेयर्स की सीरीज में आपको दिए जाएंगे। जो भी ये जो जितना भी हम लेक्चर्स कवर कर रहे हैं ये सारा का सारा आपका स्टैटिक GS है, यानी स्थायी जो आपका ज्ञान है सामान्य अध्ययन से संबंधित वो है। इसमें जो भी अपडेट्स आपको करने हैं या जो भी इससे रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलने हैं वो आपके करंट अफेयर्स की सीरीज में आपको अपडेट्स मिलेंगे। तो हमारा ऑलरेडी जो नेशनल यानी राष्ट्रीय घटनाक्रम पे या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का जो भी आपका करंट अफेयर है, समसामयिकी है, उसकी सीरीज ऑलरेडी हमारी चल रही है। बहुत ही शीघ्र हम आपका छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स का भी टॉपिक वाइज सीरीज लेकर के आ रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और ये जो आपका फ्री क्रैश कोर्स का सीरीज जो लॉन्च हुई है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए और आपके जो दोस्त हैं, सहपाठी हैं, मित्रगण हैं, उनको भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।